हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था इकोसिस्टम, हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मैं लास्ट क्लास में आपको बुक से ही शेयर करके मैंने पढ़ाया था। तो आज की क्लास में मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन से आपको एक बार रिव्यू दे देता हूँ जो हमने पढ़ाया था, और उसको आगे का कर लेते हैं। लास्ट क्लास हमारी फॉर सम रीज़न लाइव हो नहीं पाई थी, तो इसलिए आज हम प्रॉपरली इसको डिस्कस कर लेंगे जो भी हमारा लास्ट क्लास में मिस हुआ था। ठीक है, मैं कुछ पार्ट पढ़ाने के बाद फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स आपके आंसर करूंगा लास्ट के 15 मिनट्स के अंदर। ठीक है, तो मैं एक बार ब्रीफली डिस्कस कर रहा हूँ हमने पिछली क्लास में क्या किया था। हमने कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम पढ़ा था। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है एनवायरनमेंट का, यानी स्ट्रक्चर ऑफ एनवायरनमेंट और फंक्शन एनवायरनमेंट का स्ट्रक्चर इकोसिस्टम डिफाइन करता है, और इन्वायरमेंट में जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, जो भी प्रॉपर्टीज हैं इन्वायरमेंट की, वो इकोसिस्टम डिफाइन करता है। इकोसिस्टम में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, इकोसिस्टम मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। टेरेस्ट्रियल होते हैं जैसे लैंड बेस्ड इकोसिस्टम, या एक्वेटिक जो वाटर बेस्ड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम की बात करें तो दिस पर्टिकुलर स्लाइड इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। अच्छा, आप Q&A वाले चैट के अंदर देखोगे, मैंने इस जो प्रेजेंटेशन से जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ इसका मैंने एक लिंक शेयर किया हुआ है। वन ड्राइव लिंक है, आप सभी लोग वहां पर जाके उसको व्यू कर सकते हैं। आई डोंट नो इफ यू विल बी एबल टू डाउनलोड इट और नॉट, बट यू कैन व्यू इट एनी टाइम। वो लिंक आप कॉपी करके अपने आप कहीं और भी सेव कर लीजिए, क्योंकि ये Q&A वाला तो ऑफ हो जाएगा थोड़े टाइम में। उस लिंक को जहाँ पे भी आप ओपन करोगे उस लिंक को कॉपी करके कहीं पे सेव कर लेना अपने पास, ताकि फ्यूचर में आपको जब भी खोलना की ज़रूरत पड़े तो वो लिंक आपके पास अवेलेबल हो। प्रेजेंटेशन शेयर करने का यही एक तरीका है फिलहाल। अगर और कोई ऑल्टरनेट तरीका होगा तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम जो है बेसिकली इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट है लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, जिसके अंदर आते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर वो हैं प्लांट्स जो सनलाइट को यूज करके एनर्जी बनाते हैं। कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। डिकम्पोजर्स जब डेड हो जाए, मर जाते हैं, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की जो डेड बॉडीज होती हैं उसको डिके करते हैं डिकम्पोजर्स। डिकेइंग बॉडी को कंज्यूम करते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट से लाइट टेम्परेचर, वाटर एंड सॉइल। लाइट टेम्परेचर एंड वाटर को क्लाइमेटिक फैक्टर्स बोला जाता है, सॉइल को इडेफिक फैक्टर्स बोला जाता है। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, तो इन स्लाइड्स को मैं स्किप करूंगा। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर भी हमने लाइट का इम्पैक्ट, टेम्परेचर का इम्पैक्ट डिस्कस कर लिया था, और वाटर का इम्पैक्ट भी डिस्कस कर लिया था। अब हम आज इडेफिक फैक्टर से स्टार्ट करेंगे आज का जो टॉपिक है, क्योंकि ये एक क्लास ऑलरेडी पिछली बार मिस हो गई थी। आपकी लास्ट क्लास लाइव हो ही नहीं पाई फॉर सम रीजन, देयर वाज सम टेक्निकल इशू। तो इसलिए आज की क्लास के अंदर आई हैव टू फिनिश दिस यूनिट एंड स्टार्ट। आई वाज सपोज्ड टू फिनिश दिस यूनिट इन द लास्ट क्लास, बट फॉर सम रीजन दैट डिडंट हैपन, सो वी आर गोइंग टू फिनिश इट टुडे। सो इडेफिक फैक्टर्स क्या है? इडेफिक फैक्टर है सॉइल। जो सॉइल है वो कैसे इंपैक्ट करती है इकोसिस्टम को? नेचुरल रिसोर्स है सॉइल। नेचुरल रिसोर्स यानी क्यों है नेचुरल रिसोर्स? क्योंकि जितनी रिसोर्स किसे कहते हैं? कोई भी चीज़ जो रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कर रही है आगे फूड बनाने के लिए। तो सॉइल क्या रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है? सॉइल जो है वो बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है जिससे आपका प्लांट्स फूड बना पाते हैं। ठीक है, मिनरल्स प्रोवाइड करती है, जो फॉर एग्जांपल कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड से आता है, सॉरी, मिनरल्स प्रोवाइड करती है। प्लेटफॉर्म फॉर ग्रो टू प्लांट्स टू ग्रो एंड एनिमल्स टू डेवलप ऑन इट। तो तीन फैक्टर्स हैं जो सॉइल की क्वालिटी और फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, पीएच ऑफ द सॉइल जो कि 6.5 से 7.5 के बीच में, यानी नियर न्यूट्रल होना चाहिए। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो स्लाइटली लोअर या स्लाइटली हायर पीएच पे ग्रो कर सकते हैं, बट मैक्सिमम प्लांट्स 6.5 से 7.5 के पीएच पे ग्रो करते हैं। पीएच आई थिंक अगर आप ह्यूमैनिटी स्टूडेंट भी हैं तो भी आपको पता होना चाहिए, आप सबने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है। 7 से नीचे पीएच होता है तो एसिडिक होता है, 7 से ऊपर पीएच होता है तो बेसिक होता है। तो ये 7 से 0.5 ऊपर या 0.5 नीचे तक चल जाता है, उससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं चलेगा। ठीक है, तो सॉइल का पीएच न्यूट्रल होना चाहिए। कहीं कहीं पे सॉइल एसिडिक हो जाती है कई बार, तो प्लांट फार्मर्स उसके अंदर लाइम, सोडा लाइम डालते हैं, क्विक लाइम या सोडा लाइम डालते हैं, जो स्लाइटली बेसिक होता है, ताकि सॉइल के पीएच को वापस न्यूट्रल डाल सके, न्यूट्रल पे ला सके। दूसरे फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को, वो है मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। तो दो टाइप के मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो हैं जो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं,
जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है प्लांट को, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो बहुत कम क्वांटिटी में प्लांट्स को चाहिए होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जैसे जिंक आ जाएगा, कुछ मेटल्स आ जाते हैं, बेसिकली जिंक, मैंगनीज, आयरन, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं। तीसरी चीज़ जो सॉइल क्वालिटी को इम्पैक्ट करती है वो है सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर यानी कि सॉइल के अंदर जो ग्रेन्स हैं, जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं, उनका साइज क्या है। उसका साइज ये डिटरमाइन करता है कि सॉइल कितना वाटर होल्ड कर सकती है, कितनी पोरस है, कितनी नॉन पोरस है। तो सॉइल टेक्सचर के बेसिस पे भी सॉइल को डिवाइड किया जाता है, क्ले, सैंड, सिल्ट, ठीक है, ग्रेवल। तो इस बेसिस पे भी सॉइल को डिवाइड किया जा सकता है। तो सॉइल का टेक्सचर ये डिटरमाइन करता है कि सॉइल कितना वाटर होल्ड कर सकती है, और जो सॉइल ज़्यादा वाटर होल्ड कर सकती है वहाँ ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट वाली प्लांट ग्रो करेंगे, जो सॉइल कम वाटर होल्ड कर सकती है वहाँ कम वाटर रिक्वायरमेंट वाले प्लांट ग्रो करेंगे, ठीक है। तो ये थे सॉइल, ये एडाफिक फैक्टर्स। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। अच्छा, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं अभी तक जो पढ़ा है उसके बेसिस पे, मैं आपका Q&A सेक्शन देख रहा हूँ, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन लिखने हैं तो वो लिख लो। मैं इतनी देर Q&A सेक्शन देख रहा हूँ। जो बुक है इसके लिए वो इराक बरूचा करके एक बुक आती है, वो यूज़ कर सकते हो, या आप SOL का जो स्टडी मटेरियल है वो भी सफिशिएंट होगा, कोई एक्स्ट्रा बुक आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी अगर आप लेना चाहते हो तो बुक का नाम देखो, मैं लिख रहा हूँ चैट के अंदर एक बार, इराक बरूचा के नाम से एक बुक आती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। एनवायरमेंट साइंस की बुक आती है इराक बरूचा के नाम से। बुक का टाइटल कुछ और है, इराक बरूचा जो है वो ऑथर का नाम है। Yes, the PPT is slightly large, so it will take some time to download, but it will be able, you will be able to download it. सृष्टि हिंदवन, आपको प्रीवियस क्लासेस से कोप अप करना है तो उसके लिए मैंने प्रेजेंटेशन भेज दी है। वही एक क्लास हुई है, उससे पहले वाली क्लास हुई नहीं थी। उसकी जो उससे पहले वाला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंट साइंस, उसके लिए पीपीटी मैं आपको फ्यूचर क्लासेस के अंदर शेयर कर दूंगा। आज के लिए फिलहाल इकोसिस्टम करिए। ओके, परफेक्ट। किसी और को कोई डाउट है तो वो लिख सकता है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 2 more minutes, देन आई विल मूव ऑन टू द प्रेजेंटेशन अगेन। Raki, I've already replied. You can buy Iraq Barucha for environment sciences, or you can just use the SOL study material that is uploaded on the website. If it is not available to you, I'll share the link to that as well in the next class. Edaphic factors की कोई specific definition नहीं है, कोमल. There is no particular definition. Edaphic factors and the factors of the abiotic factor dependent on soil. That is what you call edaphic factors. The factor determined by the soil quality. If you want to write a definition, you can write the factor that is determined by the soil quality is called edaphic factors. ठीक है, तो I'll move back to the presentation. Sir, what say Suraj Kumar, what are your goals after doing EVS? Basically, this is a ability enhancement course. So it is more like an awareness course. सूरज कुमार का क्वेश्चन है, what are the goals after doing EVS? देखिए, आप ऑप्शंस आपके पास हैं, आप परस्यू भी कर सकते हो, मास्टर्स परस्यू कर सकते हो। देयर इज अ डिपार्टमेंट इन DU ओनली, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़, जहाँ से आप मास्टर्स परस्यू कर सकते हो DU के अंदर ही, और इसके अंदर आप एनवायरमेंट के लिए काम कर सकते हो। और इसके अलावा ये सिर्फ एक अवेयरनेस कोर्स है बेसिकली ग्रेजुएशन में, टू मेक द पॉपुलेशन मोर अवेयर अबाउट एनवायरमेंट। SOL स्टडी मटेरियल आपको SOL की वेबसाइट पे मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं नेक्स्ट क्लास में लिंक शेयर कर दूँ। There are multiple WhatsApp groups, but I am not aware of them. So if anyone here has a group, please add this person. Anonymous से जिन्होंने अकाउंट बनाया हुआ।
देखो ऑफलाइन जो हार्ड कॉपी ऑफ स्टडी मटेरियल है, अंजलि भाटी आपका क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल कब मिलेगा, तो हार्ड कॉपी जो है स्टडी मटेरियल की वो मैं कुछ नहीं कह सकता अभी कब मिलेगा, बट जो सॉफ्ट कॉपी है वो आई थिंक एसओएल की वेबसाइट पे मिल जानी चाहिए, बट आई विल हैव टू चेक। अगर नहीं है तो वो जल्दी ही अपलोड हो जाएगी, सॉफ्ट कॉपी आपको डेफिनेटली मिल जाएगी एसओएल की वेबसाइट से। ठीक है, तो मैं प्रेजेंटेशन पे वापस मूव कर रहा हूँ एक बार। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बिटवीन वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स इन अ फूड चेन। फूड चेन क्या होती है? फूड चेन बेसिकली है कि कौन सा एनिमल किस एनिमल को खा रहा है, तो उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं? ये होते हैं जैसे प्रोड्यूसर, सबसे पहले प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, प्लांट्स खाना बना रहे हैं सनलाइट का यूज करके, उस प्लांट्स को खा रहे हैं हर्बीवोर्स जिन्हें प्राइमरी कंज्यूमर्स बोला जाता है, तो ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल हो गया, ठीक है। तीसरा ट्रॉफिक लेवल हो गया ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स, यानी जैसे प्लांट्स को कौन खा रहा था? रैट खा रहा था, रैबिट खा रहा था, या ग्रास हॉपर खा रहा था। अब इस ग्रास हॉपर को कौन खा सकता है? रैट खा सकता है। रैट को कौन खा सकता है? स्नेक खा सकता है, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गया, ये आपका अगला ट्रॉफिक लेवल हो गया। फिर स्नेक या रैट को कौन खा सकता है? आउल खा सकता है, तो ये आपका टर्शरी कंज्यूमर यानी सेकेंड लेवल कार्निवोर हो गया। सबसे पहले प्रोड्यूसर आ रहे हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर आ रहे हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर आ रहे हैं, और फिर टर्शरी कंज्यूमर आ रहे हैं। तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स का, इसी को इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं, ठीक है। इसका ये इकोलॉजिकल पिरामिड्स का कॉन्सेप्ट चार्ल्स एल्टन ने दिया था। इकोलॉजिकल पिरामिड्स के टाइप होते हैं, देयर आर 3 बेसिक टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। सबसे पहला जो टाइप है वो है पिरामिड ऑफ नंबर्स। तो पिरामिड ऑफ नंबर्स क्या है? पिरामिड ऑफ नंबर्स ये रिप्रेजेंट करता है कि एक ट्रॉफिक लेवल पे कितने ऑर्गेनिज्म हैं, प्रोड्यूसर कितने हैं, प्राइमरी कंज्यूमर कितने, सेकेंडरी कंज्यूमर कितने, टर्शरी कंज्यूमर कितने, टॉप कार्निवोर कितने, जैसे। तो पिरामिड ऑफ नंबर जो है जनरली ये इरेक्ट होता है, अपराइट, यानी कि सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर्स होंगे नंबर में, उससे कम जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, उससे कम सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे, उससे कम टर्शरी कंज्यूमर होंगे, ठीक है। तो ये है पिरामिड ऑफ नंबर्स। ये ग्रासलैंड के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है, जैसे ग्रासलैंड का पिरामिड बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ग्रासलैंड का पिरामिड बना हुआ है अगर, तो ग्रासेस का नंबर सबसे ज्यादा होगा, ग्रास को खाने वाले ग्रास हॉपर्स का नंबर उससे कम होगा। रैट्स जो ग्रास हॉपर्स को खाते हैं या फ्रॉग जो खाते हैं उनका नंबर ग्रास हॉपर्स से कम होगा। फ्रॉग्स को खाने वाले स्नेक्स का नंबर और भी कम होगा, और उनको खाने वाले पीकॉक या ईगल या काइट कुछ भी आ सकता है टॉप कार्निवोर, उसका नंबर और भी कम होगा, ठीक है। अच्छा, किसी एक ट्रॉफिक लेवल पे जितने ऑर्गेनिजम्स हैं टोटल, उसे कहते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। एक डेफिनेशन कभी कभार आ जाती है, स्टैंडिंग क्रॉप क्या है? कलेक्टिवली द लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन ईच ट्रॉपिक लेवल इज नोन एज स्टैंडिंग क्रॉप। तो कितनी ग्रास है वो ग्रास का स्टैंडिंग क्रॉप हो गया, कितने ग्रास हॉपर हैं वो ग्रास हॉपर का स्टैंडिंग क्रॉप हो गया। तो हर ट्रॉपिक लेवल पे कितने हैं इंडिविजुअल्स, उसे स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली पिरामिड जो होते हैं वो अपराइट होते हैं, ठीक है, अपराइट यानी सीधे, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म सबसे नीचे होंगे, सबसे कम ऑर्गेनिज्म सबसे ऊपर होंगे। ग्रासलैंड इकोसिस्टम या एक्वेटिक इकोसिस्टम अपराइट पिरामिड्स का एग्जांपल है। बट कुछ केसेस में पिरामिड ऑफ नंबर्स इन्वर्टेड भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ देखो आप, ये इन्वर्टेड पिरामिड बना हुआ है, और कुछ केसेस में पिरामिड ऐसे स्पिंडल शेप भी हो सकते हैं। स्पिंडल शेप पिरामिड और इन्वर्टेड पिरामिड कब होते हैं? इन्वर्टेड पिरामिड का एग्जांपल देखिए, एक सिंगल ट्री है, ये 1 हो गया नंबर में ट्री, इस ट्री पे बहुत सारे बर्ड्स हैं, इन बर्ड्स की स्किन के अंदर जो बर्ड्स की जो फेदर्स होते हैं उसके अंदर जो पैरासाइट्स होते हैं वो बर्ड से भी ज्यादा होंगे, और पैरासाइट के ऊपर भी छोटे छोटे से पैरासाइट होते हैं वो उनसे भी ज्यादा होंगे, ठीक है। तो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर्स के ऊपर हर्बीवोर्स हैं, यानी ट्री के ऊपर हर्बीवोर बर्ड्स हैं, बर्ड्स के ऊपर बर्ड पैरासाइट्स हैं, और इन पैरासाइट के ऊपर हाइपर पैरासाइट्स हैं। स्पिंडल शेप पिरामिड कब हो सकता है? स्पिंडल शेप पिरामिड हो सकता है जहां प्रोड्यूसर्स एक है, हर्बीवोर उससे ज्यादा है, लेकिन फिर कार्निवोर एक ही है। जैसे मान लो ट्री पे मल्टीपल हर्बीवोरस बर्ड्स होते हैं जो ट्री के फ्रूट्स या सीड्स खाते हैं, और फिर उन बर्ड्स को खाने वाली एक बड़ी ईगल है, या अगर बर्ड 100 हैं तो ईगल मुश्किल से 10 होंगी, ठीक है, नंबर कम होगा ईगल्स का या काइट्स का जो उनको खाती हैं, तो ये स्पिंडल शेप पिरामिड हो जाएगा। तो पिरामिड ऑफ नंबर्स हो गया आपका, एक टाइप हो गया पिरामिड ऑफ नंबर्स। दूसरा टाइप होता है पिरामिड ऑफ बायोमास। सबसे पहली चीज, बायोमास किसे कहते हैं? बायोमास कहते हैं टोटल ड्राई वेट, जितना भी एक जगह पे कोई चीज है उसमें से वाटर हटा के उस चीज का वेट कितना है, ठीक है। जैसे सारी ग्रास है,
इस ग्रास के अंदर इसका वेट 1000 kg है, पूरी ग्रास का नहीं, ग्रास में से अगर वाटर माइनस कर दें तो जो वेट बचेगा, ठीक है, उसे बोलते हैं ड्राई वेट। तो बायोमास ड्राई वेट होता है पहले तो, ठीक है। पिरामिड ऑफ बायोमास भी दोनों तरह के हो सकते हैं, अपराइट सीधे भी हो सकते हैं, उल्टे भी हो सकते हैं। अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में देखेंगे, जनरली पिरामिड ऑफ बायोमास अपराइट होता है। जैसे ग्रास बहुत सारी होगी, ग्रास को खाने वाले जो हर्बीवोरस एनिमल्स होंगे वो कम होंगे, उनको खाने वाले प्राइमरी कार्निवोर कम होंगे, उससे कम होंगे, जैसे फॉक्सेस या वुल्फ्स जो खाते हैं रैबिट्स को या डियर्स को, वो कम होंगे। उनको भी खाने वाले लायंस वगैरह जो होंगे वो और भी कम होंगे, ठीक है, टॉप कार्निवोर और भी कम होंगे। तो ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में यानी लैंड इकोसिस्टम के अंदर पिरामिड ऑफ बायोमास जनरली अपराइट सीधा होता है, और एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर यही पिरामिड उल्टा होता है। कैसे? जैसे मान लो यहाँ पर छोटे छोटे जो प्लांट्स या छोटे छोटे एनिमल्स हैं, उनका नंबर बहुत, उनका अमाउंट, उनका मास बहुत कम होता है ओवरऑल, उनको खाती हैं ये स्मॉल फिशेस। इनका मास ओवरऑल देखोगे तो थोड़ा ज़्यादा होगा। स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस खाती हैं। लार्ज फिशेस हालांकि नंबर में कम है, लेकिन इनका मास बहुत ज़्यादा होता है। वेल्स, शार्क्स, ये बहुत बड़े बड़े साइज की फिशेस होती हैं। तो ओवरऑल बायोमास जो है वो प्रोड्यूसर लेवल पे जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उनका मास बहुत कम होगा ओवरऑल मास। हार्बीवोरस फिशेस जो होंगी, जो इन प्लांट्स को खाती हैं, इनका मास थोड़ा ज़्यादा होगा टोटल मास। और जो टॉप कार्निवोरस फिशेस होंगी, लार्ज फिशेस, उनका मास सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो नॉर्मली फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर या ग्रासलैंड इकोसिस्टम यानी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में पिरामिड अपराइट होगा, और एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर पिरामिड इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा, ठीक है। तीसरा पिरामिड जो है वो है पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है, यानी हमेशा सीधा होता है, ये कभी उल्टा नहीं होता, इन्वर्टेड नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर लेवल पे हमेशा एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, एनर्जी 90% कम होती जाती है, यानी प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर पे सिर्फ 10% एनर्जी जाएगी। देखो यहाँ पे 10,000 किलो कैलोरी में एनर्जी थी, किलो कैलोरी एनर्जी का यूनिट है, 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी थी। जब अगले लेवल पे हम जाएंगे तो वो सिर्फ 1000 किलो कैलोरी बचेगी। उससे अगले लेवल पे जाएंगे तो 100 बचेगी, उससे ऊपर जाएंगे तो 10 बचेगी। अगर इससे भी ऊपर गए तो क्या बचेगा? सिर्फ 1 किलो कैलोरी एनर्जी बचेगी। तो इसीलिए किसी भी फूड चेन के अंदर ज़्यादा लेवल्स नहीं होने चाहिए। अगर ज़्यादा लेवल्स होंगे तो एनर्जी इतनी कम बचेगी टॉप पे जाके कि वो किसी काम की ही नहीं होगी, ठीक है। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है, क्योंकि हर लेवल पे एनर्जी कम होती जाती है। कहाँ कम होती है? ये अपने जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर जितनी भी एनर्जी बनाते हैं, उसमें से बहुत सारी एनर्जी वो अपने ही बॉडी फंक्शंस को, अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो जब प्राइमरी कंज्यूमर उसे खाता है प्लांट को, तो प्लांट की सारी एनर्जी उसे नहीं मिलती, सिर्फ 10% एनर्जी मिलती है, ठीक है। और अगर प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खाता है तो उसकी भी सिर्फ 10% अगले लेवल पे जाती है, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर जो है, हर्बीवोर जो है, वो अपनी बॉडी को भी, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए भी तो एनर्जी यूज करेगा। तो 90% एनर्जी खुद यूज करता है, 10% अगले लेवल पे जाती है, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ पिरामिड कैन नेवर बी इन्वर्टेड और स्पेंडल शेप, कभी उल्टा नहीं हो सकता, कभी स्पेंडल शेप नहीं हो सकता, हमेशा अपराइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है वो इकोलॉजिकल सक्सेशन है। इससे पहले मैं फिर से 2 मिनट के लिए क्वेश्चन आंसर्स ले रहा हूँ आपके। अगर आपको पिरामिड्स पे कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। Previous PPT I will share in next class probably. शानिया खान, आपकी बुक्स अभी कुछ नहीं पता है, लॉकडाउन के चक्कर में बुक्स आपको फिजिकल कॉपी मिलेगी या नहीं मिलेगी मैं सर्टनली नहीं कह सकता, लेकिन आपको सॉफ्ट कॉपी ज़रूर मिल जाएगी ऑनलाइन PDF वेबसाइट पे। It is not mandatory to buy extra books. You can buy it for your own reading. There is no need otherwise. If the SOL study material is there, you can use that or use the presentations that I am sharing. अक्षत कुमार, yes, this is 10% law of energy transfer जो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। 10% law of energy transfer ये होता है।
पिरामिड ऑफ बायोमास ये होता है, पिरामिड ऑफ बायोमास का मतलब होता है कितना ड्राई वेट है, एक पर्टिकुलर लेवल पे कितना ड्राई वेट है ऑर्गेनिजम्स का। यानी कि अगर ग्रास जितनी भी है तो सारी ग्रास का वेट कितना है, ये सारे हार्बीवोर्स जितने भी हैं उनका वेट कितना है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं ट्रॉपिक लेवल के अंदर, बायोमास कम होता जाता है, ग्रास का बायोमास सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, लैंड बेस्ड इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ग्रास का बायोमास सबसे ज़्यादा होगा, ग्रास को खाने वाले एनिमल्स का बायोमास उनसे कम होगा। और ये जो ग्रास को खाने वाले एनिमल्स हैं, इनको खाने वाले जो एनिमल्स हैं, जैसे मान लो ग्रास को खा रहा है ग्रास हॉपर, उसका मास ग्रास से कम होगा। ग्रास हॉपर को खा रहा है फ्रॉग, फ्रॉग का मास फ्रॉग ग्रास हॉपर से भी कम होगा। ठीक है, फ्रॉग को खा रहा है स्नेक, स्नेक्स का टोटल स्नेक्स जितने भी उनका मास फ्रॉग से भी कम होगा। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे मास जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, ये है पिरामिड ऑफ बायोमास। और अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम है तो बायोमास नीचे जाते हुए ऊपर जाते हुए बढ़ता जाता है। लार्ज फिशेस का मास सबसे ज़्यादा होता है, जो प्लांट्स होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स उनका मास सबसे कम होता है, स्मॉल फिशेस का उससे ज़्यादा होता है, लार्ज फिशेस का सबसे ज़्यादा होता है। विवेक की सेइंग फिजिकल कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है एसओएल, तो शानिया आप भी जाके कलेक्ट कर सकती हैं अगर एसओएल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो। किंग चैंपियन के अंदर आंसर्स बहुत अच्छे नहीं होते, आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू यूज दैट कृतिका। आप बेटर है जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है उसे यूज करो, किंग चैंपियन से बेटर। वो एनोनिमस वो पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो पाएगी, वो लिंक से आपको पढ़ने के लिए है, वो लिंक वो डाउनलोड नहीं कर सकते आप। वो आप व्यू कर सकते हो, पढ़ सकते हो, उस लिंक को कहीं पे कॉपी करके रख लो, जब भी आपको पढ़ना होगा आप उस लिंक पे क्लिक करो और वो आप पढ़ लोगे। स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम पर कितने ऑर्गेनिज्म, और जो जितने किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे ऑर्गेनिजम्स का मास कितना है, जैसे एक टाइम पर सारी की सारी जितनी भी ग्रास है उसका ड्राई वेट कितना है, वो स्टैंडिंग क्रॉप होता है। ठीक है, कितना वेट है पूरी की पूरी ग्रास का, या फिर जितने भी हर्बीवोर्स हैं उनका टोटल वेट कितना है, किसी एक ट्रॉफिक लेवल का टोटल वेट होता है स्टैंडिंग क्रॉप एक पर्टिकुलर टाइम पे। सूरज, यस दीज आर द इम्पोर्टेंट नोट्स ऑफ द चैप्टर। इतना काफ़ी नहीं है एग्जाम में लिखने के लिए, लेकिन ये चैप्टर समझने के लिए काफ़ी है प्रेजेंटेशन। अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो उसके लिए बुक ही रेफर करनी पड़ेगी आप। हाँ, फूड चेन्स बनाने के लिए आएंगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपको एनिमल्स का डायग्राम बनाना है, लिखना होगा बस आपको। वहाँ पे ग्रास लिख दो आप, और जहाँ हर्बीवोर्स लिख दो। फूड चेन बनाने का मतलब ये नहीं है आप वहाँ बैठ के ग्रास या फ्रॉक्स बनाओगे, ड्राइंग नहीं बनानी है आपको। आपको लिखना है, प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। पिरामिड्स बनाने हैं लेकिन उसमें ड्राइंग नहीं बनानी है पिरामिड्स के अंदर। अगर बनाना चाहते हो, आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो रफ ड्राइंग बना सकते हो जल्दी। पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है बेसिकली ये है कि प्रोड्यूसर्स लेवल पे सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं एनर्जी वैसे वैसे कम होती जाती है। प्रोड्यूसर्स के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, प्रोड्यूसर्स को जो खाएंगे, प्लांट्स को जो खाएंगे उनके पास सिर्फ 10% एनर्जी जाएगी। उस हर्बीवोर्स को जो खाएंगे उनके पास फिर से 10% एनर्जी जाएगी। तो मान लीजिए 1000 जूल एनर्जी है, 1000 एनर्जी है, 1000 किलो जूल एनर्जी है सबसे नीचे वाले लेवल पे प्रोड्यूसर पे। उससे ऊपर पे सिर्फ 100 जाएगी, उससे ऊपर सिर्फ 10 जाएगी, उससे ऊपर सिर्फ 1 जाएगी। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी कम होती जाएगी। ये है एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी। कम इसलिए होती जाती है क्योंकि प्रोड्यूसर्स हर लेवल अपने लिए एनर्जी 90% एनर्जी अपने आप यूज कर लेता है, सिर्फ 10% अगले लेवल पे बेचता है। बायोमास होता है टोटल ड्राई वेट, कितना वेट है पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनका वेट कितना है, माइनस वाटर, वाटर का वेट हटाकर। उसमें से ग्रास का, पूरी ग्रास का वेट लेना है या पूरे ट्रीज का वेट लेना है तो वाटर का वेट हटा के उसे ड्राई ड्राई वेट को ही बायोमास बोलते हैं। एनर्जी स्पिंडल शेप, एनर्जी का पिरामिड कभी स्पिंडल शेप नहीं हो सकता। एनर्जी का पिरामिड हमेशा, नेहा, एनर्जी का पिरामिड हमेशा वर्टिकल इरेक्ट पिरामिड होता है, कभी भी स्पिंडल शेप पिरामिड नहीं हो सकता एनर्जी। ठीक है, मूविंग बैक टू द प्रेजेंटेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन शुरू कर रहे हैं। अगला टॉपिक है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है? नेचुरल प्रोसेस बाय विच द सेम locality becomes successively colonized by different groups or communities। तो एक पर्टिकुलर लोकेशन
धीरे धीरे चेंज होती रहे, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज ओवर टाइम उसके अंदर आती रहे, उसी को कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसका एग्जांपल अभी आपको समझ में आएगा। सेम कॉलोनी यानी सेम लोकेलिटी सक्सेसिवली एक के बाद एक डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स या फिर प्लांट से बेसिकली ऑक्यूपाई होती जाए, इसे इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इकोलॉजिकल सक्सेशन के? द स्पीशीज टाइप्स एंड कम्युनिटीज चेंज इन ऑर्डरली प्रोसेस। सबसे पहले ऑर्डरली यानी ऐसे रैंडमली चेंज नहीं होते, रेगुलर ऑर्डर में चेंज होते हैं जो स्पीशीज के टाइप्स हैं। द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी चेंजेस बाय बायोलॉजिकल एक्शन, जो बायोलॉजिकल एक्शन की वजह से यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से जो फिजिकल दिखने में स्ट्रक्चर चेंज होता है स्पीशीज का। At last, a stable ecosystem get established in an area called a community, climax community. तो ये चेंज जो है हमेशा ऐसा नहीं है कि ये होता ही रहेगा कॉन्टिन्यूसली। एक पॉइंट आएगा जहाँ पे एक स्टेबल इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। अब ये एग्जांपल्स आपको दूंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, देखिएगा। इकोलॉजिकल सक्सेशन का पहला टाइप है प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन कैसे होता है? जैसे मान लो एक जगह पे एक बेयर रॉक है, लेफ्ट से राइट देखो इस डायग्राम को, लेफ्ट से राइट देखो कैसे कैसे एक एरिया में स्पीशीज डेवलप होती हैं। सबसे पहले मान लो यहाँ पे एक बेयर रॉक, बिल्कुल चट्टान है, इसके ऊपर कोई प्लांट नहीं है, कुछ नहीं है एकदम, ठीक है, बेयर रॉक है। इसके ऊपर लाइकेंस आते हैं। लाइकेंस अपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़े थे। लाइकेंस जो है एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक, एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं। बेसिकली लाइकेंस का काम क्या होता है, ये रॉक को धीरे धीरे रगड़ते रहते हैं। जैसे रॉक को धीरे धीरे रगड़ते रहोगे तो वो टूटती रहेगी ना थोड़ी थोड़ी, तो वो रगड़ रगड़ के उसको सॉइल में कन्वर्ट करते रहते हैं। रॉक को रगड़ते 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 धीरे धीरे सॉइल्स में कन्वर्ट करने लगते हैं। तो लाइकेंस की वजह से रॉक जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? सॉइल में। देखो पतली सी लेयर आ गई सॉइल के ऊपर, और उसके ऊपर जैसी पतली सी लेयर आएगी उसके ऊपर स्मॉल एनुअल प्लांट्स एंड लाइकेंस हो जाएंगे, छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो करने लगेंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो ये जो सबसे पहले लाइकेंस जो इसके अंदर आए और स्मॉल प्लांट्स आए, इन्हें कहा जाता है पायोनियर स्पीशीज। पायोनियर का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो सबसे पहले आती है उसे पायोनियर बोला जाता है। सबसे पहले क्या आया बेयर रॉक पे? लाइकेंस आए और स्मॉल प्लांट्स आए, स्मॉल एनुअल प्लांट्स। एनुअल मतलब जो हर साल जो ग्रो करते हैं, एनुअली ग्रो करते हैं। तो लाइकेंस और एनुअल स्मॉल एनुअल प्लांट्स हैं, इनको बोला जाएगा पायोनियर स्पीशीज। और फिर स्मॉल एनुअल प्लांट्स के बाद ग्रासेस आ जाएंगे एंड पेरेनियल प्लांट्स आ जाएंगे इसके अंदर। पेरेनियल यानी बाई जो साल में दो बार, दो सीजन्स के अंदर ग्रो करते हैं, मल्टीपल सीजन में ग्रो करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्मॉल प्लांट्स आए, फिर ग्रासेस और पेरेनियल्स आ गए। तो ये सारी जो है ये पायोनियर स्पीशीज है, यानी सबसे पहले आने वाली स्पीशीज। उसके बाद इंटरमीडिएट स्पीशीज आती हैं। जो ग्रासेस हैं ये श्रब्स एंड शेड टॉलरेंट ट्रीज एंड पाइन्स में कन्वर्ट होती हैं। तो यानी कि यहाँ पर छोटे छोटे से प्लांट्स आने शुरू होंगे। श्रब्स यानी स्मॉल प्लांट्स आने शुरू होंगे। शेड टॉलरेंट ट्रीज, शेड टॉलरेंट ट्रीज यानी ऐसे ट्रीज जिन्हें ज़्यादा सनलाइट नहीं चाहिए, जो शेड में ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि पाइन्स, एग्जाम्पल उसका पाइन्स है, तो कम शेड में ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले ये ग्रो करने शुरू करेंगे पाइन्स। दे रिक्वायर लेस न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और देख रहे हो सॉइल की लेयर धीरे धीरे मोटी होती जा रही है, क्यों? क्योंकि लाइकेंस अभी भी रॉक्स को सॉइल में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। तो ये इंटरमीडिएट स्पीशीज है। फाइनली कौन सी स्पीशीज आ जाती है? शेड टॉलरेंट ट्री सच एज ओक एंड हिकरी। तो फाइनली शेड टॉलरेंट स्पीशीज जैसे कि ओक एंड हिकरी, ये बड़े ट्रीज, लार्ज ट्रीज आ जाते हैं। तो यहाँ पर आकर ये इकोसिस्टम अब स्टेबल हो चुका है, यानी इसके बाद फर्दर इसमें चेंज नहीं आएगा। तो इसे कहते हैं हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो बेसिकली बेयर रॉक से शेड टॉलरेंट ट्रीज, खाली रॉक थी, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, यहाँ से ग्रो करते करते ये पूरा एक फॉरेस्ट बन गया यहाँ पर। तो ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी स्टैब्लिश हो गई। इसी को इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। प्राइमरी सक्सेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पहले कुछ था ही नहीं, कुछ ना होने से फाइनली एक कम्युनिटी ग्रो हो गई है, तो इसे प्राइमरी सक्सेशन बोला जाएगा। तो ये देखो डेफिनेशन लिखी हुई है, इट बिगिंस फ्रॉम प्रिमिटिव सबस्टेशन। प्रिमिटिव सबस्टेशन है, सबस्टेशन यानी जो प्रिमिटिव है, यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। वेयर देयर वाज नो लिविंग फैक्टर, यहाँ पे कोई लिविंग फैक्टर था ही नहीं पहले, और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें आ गई। एग्जाम्पल है इसका वॉल्केनिक इरप्शंस। जब वॉल्केनो फटता है तो वॉल्केनो का जो लावा जम जाता है, जम जाने के बाद वो रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसी रॉक्स में। तो उस पर फिर धीरे धीरे ग्रो करती हैं चीज़ें। रॉकी एरिया जैसे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे सिर्फ रॉक्स हैं। तो राजस्थान के अंदर अगर आप जाओगे या फिर मध्य प्रदेश में जाओगे जहाँ पे आपको ऐसे एरियाज दिखेंगे जहाँ पे सिर्फ बैरन रॉक्स हैं, तो हो सकता है कुछ सालों बाद, मल्टीपल ईयर्स के बाद, वहाँ पर अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो कुछ सालों का मतलब ये नहीं है थोड़े से साल, यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं। ये जो प्रोसेस बेयर रॉक से ये जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी तक हम पहुंचे हैं, इसमें 300 साल तक लग सकते हैं, 300 से 400 साल तक लग सकते हैं। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन छोटा सा प्रोसेस नहीं है, बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है।
तो वॉल्केनिक इरप्शंस वाली जगह या रॉकी एरियाज के अंदर प्राइमरी सक्सेशन होता है। अब दूसरे टाइप का सक्सेशन है सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन है, देखो जैसे यहाँ पे पहले फॉरेस्ट था, ये बेयर रॉक नहीं थी पहले की तरह, फॉरेस्ट था, उस फॉरेस्ट के अंदर आग लग गई। अब नेचुरल कॉज की वजह से लगी या इंसानों ने लगाई है, किसी भी वजह से लगी, फॉरेस्ट फायर के बाद पूरा फॉरेस्ट बर्न हो गया, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं 0 ईयर, यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ से शुरुआत हो रही है। तो जब फॉरेस्ट फायर के बाद सारा का सारा फॉरेस्ट बर्न हो गया, तो अब यहाँ पे लाइकेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइकेंस रॉक्स को सॉइल में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ सॉइल ऑलरेडी है, और ये फॉरेस्ट बर्न होके जो ये सारे के सारे ट्रीज जले हुए गिरे हैं, इनकी वजह से न्यूट्रिएंट्स भी इसके अंदर है, तो इसमें सीधा एनुअल प्लांट्स आने शुरू हो जाएंगे और ग्रासेस और पेरेनियल्स आने शुरू हो जाएंगे। तो पायनियर स्पीशीज इस बार लाइकेंस नहीं होगी सेकेंडरी सक्सेशन में, एनुअल प्लांट्स एंड स्मॉल ग्रासेस होंगे, और फिर उसके बाद इंटरमीडिएट स्पीशीज वही होंगी दोबारा से, ग्रासेस, श्रब्स, पाइन्स, यंग ओक, हिकरी, और फाइनली क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो सेकेंडरी सक्सेशन देखो कम टाइम लेता है, ये 150 के आसपास 150 to 200 ईयर्स लेता है। प्राइमरी सेक्शन टेक्स अ वे लॉन्गर टाइम, 300 to 400 ईयर्स भी ले सकता है, ऑलमोस्ट डबल टाइम लगता है प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन में कम टाइम इसलिए लगता है क्योंकि सॉइल पहले से होती है, और जो ऊपर से जल के जो फॉरेस्ट गिरा है उसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स भी ऑलरेडी सॉइल के अंदर होते हैं, ठीक है। तो इट बिगिंस फ्रॉम अ प्रीवियसली सस्टेन्ड लिविंग मैटर। तो ये शुरुआत कहाँ से होती है इसकी, पहले से ही सस्टेन्ड लिविंग मैटर था इसके अंदर, लिविंग मैटर इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट था, लेकिन वेजिटेशन जो है वो डैमेज हो गई थी किसी भी क्लाइमेटिक फैक्टर की वजह से, फ्लड की वजह से डैमेज हो गई थी, या फायर की वजह से डैमेज हो गई थी, या एसिड रेन की वजह से डैमेज हो गई थी, वो वेजिटेशन दोबारा से आ गई। यहाँ फायर का एग्जांपल लिया है, सेम चीज फ्लड, बाढ़ आने की वजह से भी हो सकती है और एसिड रेन की वजह से भी हो सकती है। तो ये था सक्सेशन। अब सक्सेशन के और भी टाइप हैं। अगला टाइप है ऑटोजेनिक सक्सेशन। ऑटोजेनिक सक्सेशन क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट कम्युनिटी ब्रिंग्स अ चेंज इन कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस इन विच, ऑटोजेनिक का मतलब होता है, ऑटो मतलब अपने आप, जेनिक मतलब जनरेटेड, सेल्फ जनरेटेड सक्सेशन, ठीक है, अपने आप ही जनरेट किया सक्सेशन है। तो डेवलपिंग a plant community brings a change in condition of a particular place which is not suitable for them, but it creates a prediction environment for a growth of a different community। तो बेसिकली क्या होता है, उस एरिया के प्लांट्स कुछ ऐसा चेंज ला देते हैं कि जिसकी वजह से वो खुद ही मर जाते हैं, ठीक है। उन प्लांट कम्युनिटी के अंदर कुछ ऐसा चेंज आ गया, कोई ऐसा केमिकल प्रोड्यूस कर दिया उन्होंने, या कोई ऐसा चेंज आ गया जिसकी वजह से उनकी खुद की स्पीशीज मर जाएगी, लेकिन उसकी वजह से एक नई स्पीशीज डेवलप हो जाएगी, ठीक है। सेम प्लांट की स्पीशीज अपने आप को खुद ही वाइप आउट कर लेती है, खुद मार देती है, और उसकी जगह दूसरे प्लांट्स बढ़ जाते हैं। तो उसे कहते हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन, ड्रिवन बाय बायोटिक कंपोनेंट्स। तो ये बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि प्लांट्स खुद ही अपना अपना रिमूवल और नए प्लांट्स की ग्रोथ को डिराइव कर रहे हैं, ये है एट ऑटोजेनिक सक्सेशन। एक लेवल के प्लांट्स ने अपने आप को खुद से रिमूव करने के लिए ऐसी कंडीशन प्रोड्यूस कर देंगे वो खुद रिमूव हो जाए और दूसरे प्लांट्स ग्रो कर जाएं। दूसरा है एलोजेनिक सक्सेशन। एलोजेनिक सक्सेशंस होते हैं जहां पर एबायोटिक फैक्टर्स कॉज करते हैं, ठीक है। हैबिटेट जो इकोसिस्टम की किसी भी वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से, या क्लाइमेट, सराउंडिंग के क्लाइमेट चेंज की वजह से, कॉमेट स्ट्राइक की वजह से, अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट, या किसी भी चीज़ की वजह से जो सराउंडिंग क्लाइमेट एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे और उसी की वजह से न्यू स्पीशीज ग्रो कर जाएंगी। तो ये है एलोजेनिक सक्सेशन। थर्ड जो इसके अंदर दे रखा है वो इंड्यूस्ड सक्सेशन है। इंड्यूस्ड सक्सेशन जो है वो मैन मेड सक्सेशन प्रोसेस है, बेसिकली ह्यूमन की इंटरफेरेंस की वजह से कुछ ऐसे चेंज आ जाए एनवायरनमेंट के अंदर जिसकी वजह से एक न्यू, वो जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज है वो खत्म हो जाए, लेकिन कोई नई स्पीशीज वहां पे डेवलप हो जाए। तो ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से जो चेंज सक्सेशन होगा उसे इंड्यूस्ड सक्सेशन बोला जाता है, ठीक है। जनरली ये सक्सेशन जो है ये बेनिफिट ऑफ ह्यूमन काइंड के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक फॉरेस्ट लैंड को क्रॉप लैंड में कन्वर्ट करना, फॉरेस्ट था उसे काट दिया धीरे धीरे और उसके अंदर हमने उसकी सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स ऐड करके, उसमें दुनिया भर की चीज़ें ऐड करके उसे हमने खेती के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया, फार्म लैंड के लिए यूज़ करना कर दिया। तो ये इंड्यूस्ड सक्सेशन हो गया, ठीक है, कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए यूज़ किया जाता है। एक और सक्सेशन का एग्जांपल है ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन। ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन क्या है, व्हेन द प्लेस इज रिच इन इनऑर्गेनिक कंटेंट। इनऑर्गेनिक यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और मेटल्स, इन सब के अंदर रिच है, ऑर्गेनिक मैटर में एनरिच नहीं है, यानी कि प्लांट स्पीशीज इसके अंदर जो वो है वो कम है, बैक्टीरियल स्पीशीज, प्लांट स्पीशीज कम है। द डेवलपमेंट ऑफ सक्सेशन ऑफ प्लांट्स ओवर दैट एरिया। अब ऐसे एरिया में जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर कम था और इनऑर्गेनिक ज़्यादा था, वहाँ पे प्लांट्स के डेवलपमेंट को ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन बोलता है। यहाँ पे प्लांट्स कम थे लेकिन यहाँ प्लांट्स ग्रो हो गए धीरे धीरे, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की वजह से। हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन क्या है, अगर ऐसा एरिया जिसके अंदर प्लांट्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं, ऑर्गेनिक कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि फॉरेस्ट लिटर है, सीवेज है, ये सब बहुत ज़्यादा है उसके अंदर, ठीक है,
तो उसके अंदर सैपोरोफाइट्स यानी जो सड़ा गला डेड एंड डिकेइंग मैटर खाते हैं जैसे फंजाई या मशरूम, वो ग्रो करने लगेंगे, उसे हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा एरिया जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ज्यादा था, फॉरेस्ट लिटर या सीवेज बहुत ज्यादा था, तो वहाँ पे मशरूम या फंजाई जैसी स्पीशीज ग्रो करने लगेंगी, उसे हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन बोलेंगे। लास्ट है टाइप इसका रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन। रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन है समटाइम्स ड्यू टू हैवी बायोलॉजिकल बायोटिक इंटरफेरेंसेस, सक्सेशन जो है वो बैकवर्ड जाने लगता है, यानी कि स्पीशीज जो है जो पहले थी वो आ जाएंगी, नई स्पीशीज खत्म हो जाएंगी। तो कई सारे बायोलॉजिकल या बायोटिक इंटरफेरेंसेस की वजह से अगर ट्री थे वो ट्री खत्म हो जाएंगे, उसकी जगह ग्रासेस आनी शुरू हो जाएंगे। जैसे फॉरेस्ट कम्युनिटी जो है वो श्रब लैंड में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्रास लैंड जो है वो खत्म हो जाएगी, ग्रास उसके ऊपर बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कुछ नहीं रहेगा वहाँ पे, सूखा हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, या डिफॉरेस्टेशन की वजह से ऐसा हो सकता है, ओवर ग्रेजिंग की वजह से। अब जैसे ग्रास लैंड है उसके अंदर हम ग्रेजिंग कराएं एनिमल्स को, जैसे ये होते हैं ना जो भेड़ बकरियां पालने वाले होते हैं, कैटल्स पालने वाले होते हैं, अगर एक इन्हें ग्रास लैंड मिल जाए उसके अंदर ही ग्रास लैंड के अंदर अपने कैटल्स को लेके जाएं ग्रेजिंग कराने के लिए। अब ये रेगुलर इतने ज्यादा कैटल्स ग्रेजिंग कराने के लिए लेके जा रहे हैं कि वहाँ की ग्रासेस बिल्कुल ही खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन हो गया। यानी जनरली क्या होता है, सॉइल होती है, सॉइल पे ग्रास आती है, अब ग्रास खत्म हो गया वापस से सॉइल आ गई, तो बैकवर्ड चला गया सक्सेशन, इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक 2 मिनट और क्वेश्चंस ले रहा हूँ सक्सेशन पे, इफ समबडी वांट्स टू आस्क। निधि गुप्ता हैव ऑलरेडी आंसर्ड। एसओएल का मटेरियल जो पब्लिश्ड कमेंट्स हैं उसके अंदर देखिए, एसओएल का स्टडी मटेरियल आप यूज कर सकते हैं पढ़ने के लिए, बुक्स की जरूरत एक्स्ट्रा नहीं है, लेनी है फिर भी तो इराक बरूचा ले सकते हैं। Charles Alton gave the concept of ecological pyramids. He was a scientist who gave the concept of ecological pyramids. इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब है कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो कम्युनिटी है प्लांट्स की उसका धीरे धीरे चेंज होना, उसे इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। दीक्षा, पिरामिड ऑफ नंबर्स अब मैं वो बाद में ही डिस्कस करूंगा, अभी इकोलॉजिकल सक्सेशन के क्वेश्चंस ले रहा हूँ फिलहाल। There is no WhatsApp group to my knowledge. I am not added in any of the WhatsApp groups if there is any on this subject. So please ask other classmates. Fungi, lichens came, how lichens came on the barren rock. Barren rock पे lichens basically क्या है, fungi और algae का association है, तो इनके spores हवा में उड़ते रहते हैं, नॉर्मली एयर के अंदर होते हैं, तो एयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके lichens जो है वो बैरन रॉक के ऊपर आ सकते हैं। किसी बराबर दूसरी जगह से, मान लो जो बैरन रॉक है उसके बराबर में कोई फॉरेस्ट है, वहां पे जो लाइकेंस होंगे उनके स्पोर्स एयर के थ्रू उड़ के उस बैरन रॉक के ऊपर आ जाते हैं। ऑटोजेनिक सक्सेशन का मतलब है सृष्टि, ऑटोजेनिक मतलब ऑटो जेनरेटेड, अपने आप सेल्फ जेनरेटेड। प्लांट स्पीशीज ऐसा चेंज लाएंगी, ठीक है, किसी जगह पे बहुत सारी प्लांट स्पीशीज हैं, वो क्या करेंगे, उनकी बॉडी के अंदर, उनकी लीव्स के अंदर, उनके फ्रूट्स के अंदर, किसी भी रूट्स के अंदर, उनकी बॉडी में कुछ इस तरह के चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से उनकी अपनी स्पीशीज ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, सेल्फ जनरेटेड, वो अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कर लेंगे, लेकिन उनके डिस्ट्रॉय होने की वजह से कोई दूसरी स्पीशीज वहां ग्रो कर जाएगी। अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट को वो इस तरीके से चेंज कर देंगे, कोई भी केमिकल रिलीज करके या कुछ तरह की लीव्स या फ्रूट्स प्रोड्यूस करके, कि वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेकिन उसकी जगह दूसरी स्पीशीज आ जाएंगी। तो ऑटोजेनिक, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, जेनिक मतलब जनरेटेड, सेल्फ जनरेटेड सक्सेशन। आई होप इट इज क्लियर। इराक बरूचा एनवायरमेंट साइंस के लिए बुक है, ERACHBARUCHA, इराक बरूचा, दैट इज द स्पेलिंग। वाटर के अंदर भी सक्सेशन होता है, बिल्कुल, वाटर सरफेस पे सक्सेशन प्लांट्स का होता है। अगर वाटर के अंदर एक्वेटिक सक्सेशन का मैंने एग्जांपल यहाँ लिया नहीं है, लेकिन अगर एक्वेटिक बॉडी के अंदर, पॉन्ड के अंदर सक्सेशन किस तरीके से होता है देखो, तो पॉन्ड के अंदर अगर हम ऑर्गेनिक मैटर, जैसे पॉन्ड में बहुत सारा वेस्ट वाटर डाल रहे हैं, सीवेज वेस्ट वाटर डाल रहे हैं, उससे उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाएगा। ऑर्गेनिक मैटर बढ़ने की वजह से जो पॉन्ड का सरफेस है उस पर धीरे धीरे प्लांट्स ग्रो करने लगेंगे। ठीक है, जैसे जैसे न्यूट्रिएंट्स हम बढ़ते जाएंगे, अगर हम वेस्ट डालते जाएंगे उस पॉन्ड के अंदर, वेस्ट कौन सा, बायोलॉजिकल वेस्ट स्पेशली जिसमें न्यूट्रिएंट होता है, ह्यूमन वेस्ट अगर उसके अंदर डलता जाएगा, या एनिमल वेस्ट डलता जाएगा, या प्लांट वेस्ट डलता जाएगा, तो उससे उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ जाएगा और उसमें
ग्रासेस ग्रो होनी शुरू हो जाएंगी पॉन्ड के सरफेस पे पहले धीरे धीरे, फिर और बड़े प्लांट्स ग्रो करने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उससे बड़े प्लांट्स धीरे धीरे करते करते जो वाटर का लेवल है वो कम होता जाएगा और उसके अंदर प्लांट्स ग्रो करते करते इवेंचुअली जो लेक है वो स्वाम्प में कन्वर्ट हो जाएगी और स्वाम्प जो है अल्टीमेटली फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेक्स अल्टीमेटली सूख के पूरी तरीके से फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो सकती हैं। ये वाटर में इकोलॉजिकल सक्सेशन का एग्जांपल हो गया, ठीक है। इसके अंदर मल्टीपल स्टेजेस होती हैं, ये आपको बुक में मिल जाएंगी। या मैं बात की आज की क्लास में एक्चुअली ये शायद टॉपिक वाइंड अप करना है, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर सकता इसको ज़्यादा डिटेल में। ऑटोजेनिक सक्सेशन मैंने ऑलरेडी एग्जांपल कर दिया है। अगर आपके लिए आपके सिलेबस में एडेड है तो यस, ये सब्जेक्ट कंपलसरी है सबके लिए। सबको एक सब्जेक्ट चूज करना है। अगर आपने एनवायरनमेंट साइंस चूज किया है तो आपको यही करना होगा। अगर आप में और कोई AECC एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में 4-5 ऑप्शंस हैं, उसमें से एक आपको चूज करना है। तो जिसने एनवायरनमेंट साइंस चूज किया है उसको एनवायरनमेंट साइंस पढ़ना है। जिसने जो भी चूज किया, भारती सैनी अगर आपने कोई और ये चूज किया है तो आपके लिए कंपलसरी है ऑब्वियसली। एलोजेनिक सक्सेशन किसी ने पूछा। एलोजेनिक सक्सेशन है कॉज्ड बाय एबायोटिक फैक्टर्स। जैसे कोई वॉल्केनिक इरप्शन हो जाए, क्लाइमेट सराउंडिंग एनवायरनमेंट में कोई भी तरह का चेंज आ जाए जिसकी वजह से, जैसे अर्थक्वेक आ जाए, फ्लड आ जाए, सूखा पड़ जाए, ड्रॉट हो जाए, क्लाइमेट चेंज हो जाए, जिसकी वजह से वहाँ की स्पीशीज का कॉम्पोजिशन चेंज हो जाए। जो भी प्लांट्स वहाँ ग्रो कर रहे हैं उसकी जगह नए प्लांट्स कोई टाइप के ग्रो करने लगे किसी चेंज की वजह से, एनवायरमेंटल चेंज की वजह से, एबायोटिक फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से, टेम्परेचर, लाइट, वाटर या सॉइल में चेंज होने की वजह से अगर डिफरेंट टाइप के प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं तो उसे एलोजेनिक सक्सेशन बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम शुरू करेंगे वो है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के अंदर 6 टाइप की साइकिल्स बेसिकली इस चैप्टर में डिस्कस की गई हैं। वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल एंड फॉस्फोरस साइकिल, ठीक है। तो मैं एक एक करके क्विकली ये डिस्कस करूंगा बिकॉज वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट, वी हैव टू फिनिश दिस। तो वाटर साइकिल बेसिकली सिंपल सी साइकिल है। वाटर जो ओशंस हैं या जितनी भी लेक्स हैं या रिवर्स हैं, वाटर बॉडीज हैं, उनसे सनलाइट की वजह से एवेपोरेट होता है। एवेपोरेट होने के बाद जाके वो क्लाउड्स में कन्वर्ट होता है। क्लाउड से वापस वो रेनफॉल की फॉर्म में नीचे गिरता है, ठीक है। अब ये नीचे गिरने के बाद कुछ वाटर वापस रिवर्स और ओशंस में जा सकता है, कुछ वाटर जो ग्राउंड पे गिरेगा वो ग्राउंड वाटर में भी जा सकता है, और ग्राउंड वाटर जो है वो एक्विफर्स के अंदर स्टोर रह सकता है। रिवर्स में जो वाटर गिरेगा वो इवेंचुअली वापस ओशंस में ही चला जाता है, ठीक है। और कुछ वाटर जो है क्लाउड से स्नोफॉल की फॉर्म में गिरता है। स्नोफॉल की फॉर्म में जो गिरेगा वो आइस और स्नो या ग्लेशियर्स में या परमाफ्रॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ वाटर वॉल्केनिक स्टीम, जब वॉल्केनो इरप्ट होता है तो वॉल्केनो के अंदर भी कुछ वाटर होता है, तो वो स्टीम बन के वो भी क्लाउड्स के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज वाटर साइकिल बेसिकली। जो कार्बन साइकिल है, कार्बन साइकिल कैसे काम करती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है एयर में, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करते हैं प्लांट्स, ठीक है। ओशन वाले प्लांट्स भी, लैंड वाले प्लांट्स भी, लैंड वाले प्लांट्स भी और ओशन वाले प्लांट्स दोनों, मरीन रेस्पिरेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप करते हैं वो, कार्बन डाइऑक्साइड से फूड बनाते हैं प्लांट्स, जो लैंड वाले प्लांट्स हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स भी और एक्वेटिक प्लांट्स भी, दोनों ही, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक जो है, सिंक कहते हैं इसे, जो ट्रैप कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो मरीन यानी ओशन बहुत बड़ा सिंक है कार्बन डाइऑक्साइड का, और टेरेस्ट्रियल फोटोसिंथेसिस यानी टेरेस्ट्रियल प्लांट जो है वही बहुत बड़ा सिंक है। और सोर्स क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का, कहाँ से प्रोड्यूस होती है, जब हम जितने भी एनिमल्स और ह्यूमंस हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ह्यूमंस फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है। जो हमारी लैंड में माइक्रोब्स हैं छोटे छोटे, वो भी रेस्पिरेशन करते हैं, या मरीन ऑर्गेनिज्म जो ओशन में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है वो भी जब रेस्पिरेशन करते हैं तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक है। और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फॉसिल कार्बन की फॉर्म में भी स्टोर होती है। नेक्स्ट साइकिल जो है वो आपकी ऑक्सीजन साइकिल है। ये सारी एटमॉस्फेरिक साइकिल्स हो गई। आपकी वाटर साइकिल जो हमने करी पहले, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल, ये एटमॉस्फेरिक साइकिल है। अच्छा, ऑक्सीजन कहाँ से है? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन के लिए प्लांट्स यूज करते हैं और फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे ऑक्सीजन की साइकिल कंप्लीट होती है। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जाती कहाँ से? प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस होने से प्रोड्यूस होती है, और एटमॉस्फेयर से कंज्यूम हम करते हैं वापस प्लांट्स, प्लांट्स ऑक्सीजन को, और ह्यूमंस भी इनफैक्ट, ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है।
तो ये बैलेंस बना रहना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो अगली साइकिल है वो नेट नाइट्रोजन साइकिल है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है, एटमॉस्फेयर में हमारा 78% जो है नाइट्रोजन है। सबसे पहले वो नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन को N2 को किसमें कन्वर्ट करेंगे, अमोनिया में, NH4+ में। फिर उसके बाद नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करेंगे, और वही नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया फर्दर ऑक्सीडाइड को नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे। ये जो नाइट्रेट होता है ये प्लांट्स के लिए यूजफुल होता है, इसे प्लांट्स ले लेंगे। ठीक है, ये प्लांट्स के लिए यूजफुल होता है। प्लांट्स जो है, जब प्लांट्स उसे यूज करके फूड बनाएंगे, उस प्लांट्स को एनिमल्स खाएंगे। एनिमल्स जो है वो जब यूरिया मतलब यूरिन या फेकल मैटर कुछ भी एक्सक्रीट करेंगे, तो उस एक्सक्रीशन के अंदर वापस से यूरिया या अमोनिया रिलीज होता है। यूरिया रिलीज होता है या तो यूरिया वापस डिकम्पोज होकर अमोनिया बना देता है, और फिर ये साइकिल कंटिन्यू हो जाती है। तो बेसिकली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो आती है, वो पहले अमोनिया में कन्वर्ट होती है, अमोनिया से नाइट्राइट्स में, नाइट्राइट से नाइट्रेट में। नाइट्रेट जो है वो प्लांट्स कंज्यूम करते हैं, प्लांट्स को एनिमल कंज्यूम करते हैं। ठीक है, एनिमल जब एक्सक्रीट करते हैं तो वो यूरिया की फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, जो वापस से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। अगर प्लांट्स और एनिमल मर जाते हैं इवेंचुअली, तो वो भी डिकम्पोज होकर अमोनिया या यूरिया प्रोड्यूस करते हैं, जो वापस से नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, अच्छा, लाइटनिंग की वजह से भी जो है नाइट्रोजन नाइट्रेट में कन्वर्ट हो सकती है। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी होते हैं जो उल्टा नाइट्राइट, अगर लाइटनिंग प्रेजेंट है तो वो नाइट्राइट को वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करेंगे, रिडक्शन भी हो जाता है उल्टा इसका। उसके बाद जो अगली साइकिल है वो सल्फर साइकिल है। सल्फर साइकिल में एटमॉस्फेरिक सल्फर जो होता है या वोल्केनो से निकलने वाला सल्फर, वो प्लांट्स कंज्यूम करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में। ठीक है, और ये मल्टीपल लेवल्स पे डिपोजिशन होता है। अल्टीमेटली जो सारा सल्फर है लैंड के अंदर वो सल्फेट्स की फॉर्म में होता है, सल्फेट्स की फॉर्म में। ऑर्गेनिक सल्फर की फॉर्म में भी वो इंटर कन्वर्ट हो सकता है, सल्फेट ऑर्गेनिक सल्फर में कन्वर्ट हो सकता है, ऑर्गेनिक सल्फर वापस सल्फेट में कन्वर्ट हो सकता है। मिनरल्स पे एडजॉर्ब हो सकता है। प्लांट्स इस सल्फेट को यूज़ कर सकते हैं अपनी बॉडी, अपने प्रोटीन्स बनाने के लिए। ठीक है, और एलिमेंटल सल्फर में भी ये वापस कन्वर्ट हो सकता है, एलिमेंटल सल्फर वापस ऑक्सीडाइज होकर सल्फेट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज रिड्यूस होके हाइड्रोजन सल्फाइड, रिड्यूस होके हाइड्रोजन सल्फाइड गैस या सल्फाइड मिनरल्स में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, आता कहाँ से सल्फर, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, रॉक्स जब ब्रेक डाउन होती है उनसे आता है। लास्ट साइकिल है फॉस्फोरस साइकिल है, उसमें भी यही है, इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सॉल्यूबल फॉस्फोरस जो है नॉर्मली हाइड्रोजन फॉस्फेट या हाइड्रोजन फॉस्फाइड की फॉर्म में होता है। ठीक है, ये भी रॉक्स के अंदर प्रेजेंट होता है, प्लांट इसे आप टेक कर सकते हैं प्रोटीन बनाने के लिए और डीएनए बनाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे, अभी टाइम थोड़ा कम है क्वेश्चंस लेने के लिए, तो आई टेक इट इन लास्ट 5 मिनट्स। फूड चेन। तो फूड चेन क्या है कि ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम द सोर्स इन प्लांट्स थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज रेफर्ड टू एज फूड चेन। तो फूड एनर्जी का ट्रांसफर एक लेवल से दूसरे लेवल पे बाई ईटिंग बनाना था। तो जैसे ग्रास को ग्रास हॉपर खा रहा है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को स्नेक खा रहा है, स्नेक को ईगल खा रहा है। तो ये एक फूड चेन का एग्जांपल हो गया। प्लांट जो प्रोड्यूसर है उसे प्राइमरी कंज्यूमर खाता है, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर, ये दोनों ही सेकेंडरी कंज्यूमर हो सकते हैं, ये टर्शरी कंज्यूमर हो जाएगा। ठीक है, फूड चेन जनरली नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती। जब बहुत सारी फूड चेन्स आपस में कनेक्ट हो जाती हैं एक दूसरे से, तो उसे फूड वेब कहते हैं। सेवरल इंटरलिंक्ड फूड चेन्स आर कॉल्ड फूड वेब्स। नेचर के अंदर फूड चेन्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं, नॉर्मली फूड वेब एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कितना ऑर्गेनिक मैटर, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर आई द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट इज नोन एज प्रोडक्टिविटी। तो प्लांट कितना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं एक टाइम पे, उसे प्रोडक्टिविटी बोला जाता है। ठीक है, दो टाइप की प्रोडक्टिविटी होती है, एक प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है और एक सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। और नेट तीन टाइप की है बेसिकली, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को फर्दर दो टाइप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है क्या, तो कितनी सोलर एनर्जी को फिक्स करके वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, कितना फोटोसिंथेसिस कर रहा है ऑर्गेनिज्म, वो उससे जितना फूड प्रोड्यूस हो रहा है, वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दो टाइप की होती है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसे जीपीपी भी कहते हैं शॉर्ट में, इसे एनपीपी भी कहते हैं। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है कि टोटल कितना फोटोसिंथेसिस से फूड प्रोड्यूस हो रहा है।
टोटल कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये डिपेंड करता है कि कितना क्लोरोफिल कंटेंट है, जितना क्लोरोफिल है उतना ज़्यादा फूड प्रोड्यूस होगा। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, प्लांट्स जितना फूड बना रहे हैं उसमें से कुछ अपने लिए यूज कर लेंगे, अपने रेस्पिरेशन में यूज हो जाएगा, उनकी अपनी बॉडी को मेंटेन करने में यूज हो जाएगा, तो वो माइनस करके जो एक्स्ट्रा बचता है उसे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो बेसिकली नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हुई है, यानी टोटल प्रोडक्टिविटी जितनी हुई है उसमें से रेस्पिरेशन में जितनी एनर्जी लग गई, रेस्पिरेटरी लॉस कह लो या रेस्पिरेशन एनर्जी बोलो, वो माइनस कर दो। ठीक है, प्लांट्स ने रेस्पिरेटरी एनर्जी, रेस्पिरेशन एनर्जी क्या है, प्लांट्स ने अपने रेस्पिरेशन में कितनी एनर्जी यूज कर ली, ये कितना फूड यूज कर लिया। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है कितना टोटल खाना बना, और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है कितना बचा प्लांट्स के अपने यूज करने के बाद। ठीक है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है कि जो कंज्यूमर जो प्लांट को खाएंगे तो उनका खुद का बायोमास कितना है, कंज्यूमर के अंदर कितना, कंज्यूमर लेवल पे कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है। और नेट प्रोडक्टिविटी क्या है, नेट प्रोडक्टिविटी इट इज द एनर्जी विच रिमेन्स इन द बॉडी आफ्टर कंज्यूमर यूटिलाइजेशन। जब कंज्यूमर भी यूटिलाइज कर लेता है तो उसके बाद जो एनर्जी बचती है कंज्यूमर के अंदर, रेस्पिरेशन में जो कंज्यूमर एनर्जी यूज करेगा या अपनी बॉडी को मेंटेन करने में, उसके बाद जो कंज्यूमर में एनर्जी बचेगी यानी एनिमल में एनर्जी जितनी बचेगी वो नेट प्रोडक्टिविटी होती है। ठीक है, वर्क डन बाई कंज्यूमर के बाद जो एनर्जी उसके अंदर बचेगी टोटल कितनी है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, और उसमें से माइनस कर दिया आपने रेस्पिरेशन वाली, तो नेट प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अगला टॉपिक है होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस है द एबिलिटी टू मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। होम्योस्टैसिस कहते हैं हमारी जैसे वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं अपनी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी एक होम्योस्टैसिस का एग्जांपल है। होम्योस्टैसिस होता है हमारी बॉडी का या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो चेंज ना हो, कांस्टेंट रहे, उस एबिलिटी को बोलते हैं होम्योस्टैसिस। ठीक है, तो हर नेचुरल इकोसिस्टम है, सिर्फ एनिमल्स में नहीं, इकोसिस्टम में भी होम्योस्टैसिस की एबिलिटी होती है। हर इकोसिस्टम किसी भी चेंज को रेजिस्ट करता है, अगर कोई भी चेंज आएगा तो वो उस चेंज को रोकने की कोशिश करेगा इकोसिस्टम नेचुरली। ठीक है, तो ताकि वो एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में रह सके, यानी न्यूट्रल जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रह सके। ठीक, तो जब एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी, सक्सेशन में हमने बोला था क्लाइमेक्स कम्युनिटी जब अटेन हो जाती है, जब फाइनल इकोसिस्टम बन जाता है, तो वो कोई भी ऐसा चेंज आएगा तो उस चेंज को रोकने की कोशिश करता है, उसी को बोलते हैं होम्योस्टैसिस। ठीक है, अब जो टॉपिक है हमारा वो है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स। कितने टाइप के इकोसिस्टम्स होते हैं हमारे, तो इकोसिस्टम जो है वो टेरेस्ट्रियल में फॉरेस्ट, टुंड्रा, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है यानी लैंड बेस्ड इकोसिस्टम है। और एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर है पॉन्ड, लेक, स्ट्रीम, रिवर, ओशन या एस्चुरीज। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट आपको सबको पता है जंगल है। टुंड्रा क्या होता है, टुंड्रा हाई स्ट्रॉन्ग ठंडे क्लाइमेट्स के अंदर होते हैं, जैसे लद्दाख के अंदर या तिब्बत के अंदर, ये टुंड्रा रीजन है, सॉरी आर्कटिक, अंटार्कटिका, ये टुंड्रा रीजन है। टुंड्रा यानी कि जहाँ बहुत लो टेम्परेचर्स होते हैं। ग्रासलैंड जहाँ पे ग्रासेज हैं, स्मॉल प्लांट्स हैं, लार्ज ट्रीज बहुत कम होते हैं। डेजर्ट आपको पता है राजस्थान जैसी जगह है जितने, जहाँ डेजर्ट है, जहाँ प्लांट्स बहुत कम है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में पॉन्ड, लेक, ये स्टेबल इकोसिस्टम में। पॉन्ड और लेक में फर्क ये है, पॉन्ड छोटी होती है, लेक बड़ी होती है थोड़ी सी, दोनों स्टेशनरी है यानी वाटर फ्लो नहीं कर रहा है। स्ट्रीम और रिवर के अंदर वाटर फ्लो कर रहा है। ओशन आपको पता है। एस्चुरीज क्या होती हैं, एस्चुरीज वो रीजन्स होते हैं जहाँ पे रिवर ओशन से मिलती है, यहाँ पे वाटर ओशन से कम सॉल्टी होता है, रिवर से ज़्यादा सॉल्टी होता है। जहाँ पे फ्रेश वाटर सॉल्ट वाटर से मिलता है उस जगह को एस्चुरी बोलते हैं, यानी रिवर जहाँ पे ओशन से मीट करती है उस जगह को एस्चुरी बोलते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट के एग्जांपल्स दे रखे हैं इंडिया में। इंडिया में कौन कौन से टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, इंडिया के अंदर कोनीफेरस फॉरेस्ट होते हैं। एक तो कोनीफेरस फॉरेस्ट जो है जनरली यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको मध्य प्रदेश वगैरह के अंदर। कौन से क्या कहते हैं, सॉरी, कोनीफेरस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे आपको हिमालयन रीजन्स के अंदर, हिमालयन या कश्मीर के अंदर या ठंडे रीजन्स के अंदर आपको कोनीफेरस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। जैसे पाइन ट्रीज जो है इसके अंदर जनरली ऑब्जर्व किए जाते हैं कोनीफेरस, ठंडे क्लाइमेट में जहाँ रेनफॉल थोड़ा सा कम होता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं जैसे रीजन में जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा आता है, जैसे इंडिया में वेस्टर्न घाट जो है, गोवा जो है, मुंबई, महाराष्ट्र इसके, या केरला, यहाँ पे सारे एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, या नॉर्थ ईस्ट के अंदर एवरग्रीन फॉरेस्ट है। डेसिडुअस फॉरेस्ट वो होते हैं जहाँ मीडियम रेनफॉल होता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। डेसिडुअस फॉरेस्ट वहाँ होते हैं जहाँ रेनफॉल मीडियम होता है, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, यहाँ पे जो फॉरेस्ट है डेसिडुअस फॉरेस्ट है। थॉर्न एंड स्क्रब फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर जहाँ रेनफॉल बहुत ही कम होता है, जैसे राजस्थान के अंदर जहाँ रेगिस्तान जगह है, जहाँ रेनफॉल बहुत ही कम होता है, वहाँ थॉर्न एंड स्क्रब फॉरेस्ट होते हैं, कांटे वाले प्लांट्स होंगे। मैंग्रोव्स का होते हैं, मैंग्रोव्स होते हैं जहाँ पे ओशन के शोर्स हैं,
समुद्र के किनारे के जो फॉरेस्ट होते हैं ना जितने भी, वो मैंग्रोव्स होते हैं, समुद्र के किनारे पर होने वाले फॉरेस्ट। तो इंडिया में सारे टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं। जनरली ज़्यादातर कंट्रीज में इतने टाइप के फॉरेस्ट नहीं होते, क्योंकि ज़्यादातर कंट्रीज के अंदर इतने टाइप के डिफरेंट क्लाइमेट्स नहीं है। इंडिया ऐसी कंट्री है जो इक्वेटर जिसके बीच में से गुजर रहा है, तो उसकी वजह से इंडिया के अंदर मल्टीपल टाइप्स के फॉरेस्ट हैं। ठीक है, फिर जो आपका लास्ट टॉपिक है वो है इकोसिस्टम सर्विसेज। तो इकोसिस्टम सर्विसेज क्या है? ऐसी सर्विसेज जिससे ह्यूमंस बेनिफिट होते हैं नेचर से, वो चीज़ें जिससे नेचर ह्यूमन को बेनिफिट करता है, उसे इकोसिस्टम सर्विसेज कहते हैं। तो पहली जो इकोसिस्टम सर्विसेज है वो प्रोविजनल सर्विसेज है। प्रोविजनल सर्विसेज का मतलब है ऐसे मटेरियल, यानी कि लकड़ी, दवाई वगैरह, जो भी चीज़ें हमें नेचर से मिलती हैं, जो प्रोडक्ट्स हमें नेचर से मिलते हैं, उसे प्रोविजनल सर्विसेज, प्रोविजनिंग सर्विसेज या प्रोविजनल सर्विसेज बोल सकते हैं। रेगुलेटिंग सर्विसेज क्या है? दीज आर द सर्विसेज दैट आर ह्यूमंस ऑब्टेन बाय द मेंटेनेंस ऑफ द बेसिक फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। अगर हम इकोसिस्टम की बेसिक फंक्शनिंग को मेंटेन रखेंगे तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा? हमारा नेचर हेल्दी रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग स्लो डाउन हो जाएगी, हमारी क्लाइमेट ठंडा रहेगा, हमें हेल्दी ऑक्सीजन मिलेगी, पोल्यूटेंट कम होंगे। तो ये रेगुलेटिंग सर्विसेज है। कल्चरल सर्विसेज क्या है? कल्चरल सर्विसेज आर द नॉन मटेरियल बेनिफिट दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रोग्रेस एंड कल्चरल एडवांसमेंट ऑफ पीपल, म्यूजिक एंड आर्किटेक्चर। तो ऐसी सर्विसेज जिसकी वजह से लोगों का म्यूजिक, आर्किटेक्चर और पीपल मतलब इसके एनहांसमेंट के अंदर जो हेल्प करता है नेचर, उसे कहते हैं कल्चरल सर्विसेज। जैसे बहुत सारी ट्राइब्स हैं जो जंगल के अंदर ही रहती हैं, तो वो उनको कल्चरल सर्विसेज, वो उनका कल्चर है जंगल के अंदर रहना या जंगल के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ करना, तो ये कल्चरल सर्विसेज है। सपोर्टिंग सर्विसेज क्या है? दीज सर्विसेज इंक्लूड प्रोसेस विच आर एसेंशियल फॉर द सस्टेनेंस ऑफ इकोसिस्टम। तो कुछ ऐसी चीज़ जो इकोसिस्टम जिनके बिना चल ही नहीं सकता। तो इकोसिस्टम जो प्लैनेट को सस्टेन कर रही है, बेसिकली ऑक्सीजन का प्रोडक्शन, जैसे प्लांट ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर रहा है, उसके बिना प्लानेट हम जिंदा ही नहीं रह सकते, ये प्लानेट ही सस्टेन नहीं कर सकता, तो वो सपोर्टिंग सर्विसेज के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन की स्ट्रैटेजीज लास्ट टॉपिक है आपका, कि किस तरीके से इकोसिस्टम को प्रिजर्व या कंजर्व कर सकते हैं। तो इस लास्ट टॉपिक में आप देख सकते हैं, तो 4-5 तरीके हैं इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने के। पहला है इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ असिस्टिंग रिकवरी, यानी कि एक इकोसिस्टम को रिकवर करने में हम हेल्प कर रहे हैं बस, तो ये इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन कहलाता है। रिहैबिलिटेशन का मतलब है रिटर्निंग ऑफ अ डिग्रेडेड लैंड टू अ फुली फंक्शनिंग इकोसिस्टम, यानी कि एक डिग्रेडेड लैंड है, यानी जो डिग्रेड हो सकती है, उसको पूरी तरीके से रिवाइव करना, उसके अंदर सब कुछ साफ करना, नए न्यूट्रिएंट्स देना, उसे कहते हैं रिहैबिलिटेशन। रेमिडिएशन का मतलब क्या है? कि कोई चीज़ गंदी हो गई है, कोई केमिकल कंटामिनेंट्स आ गए हैं किसी जगह पे, तो उसको साफ करने को, उसको रिमूव करने को, इकोसिस्टम को वापस रिस्टोर करने के लिए उसे रेमिडिएशन कहते हैं। जैसे मान लो किसी केमिकल इंडस्ट्री ने फॉरेस्ट के अंदर कोई केमिकल डंप कर दिया बहुत सारा, जिसकी वजह से फॉरेस्ट खराब हो रहा है, तो उस केमिकल को साफ करने को हम केमिकल रेमिडिएशन बोलेंगे। रेक्लेमेशन का मतलब क्या होता है? प्रोसेस बाय विच बायोटिक फंक्शंस एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ सीवियरली डैमेज लैंड इज रिस्टोर्ड। तो अगर मान लो कोई बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है किसी केमिकल की वजह से, या नेचुरल या अननेचुरल किसी भी तरीके से कोई लैंड बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है, तो उसके फंक्शंस को वापस रिस्टोर करना, नॉर्मलाइज करना, इसे रेक्लेमेशन कहा जाता है। मिटिगेशन का मतलब क्या है? रेस्टोरेशन, रिहैबिलिटेशन, रेक्लेमेशन प्रोसेस टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ सोर्स ऑफ डिग्रेडेशन, यानी कि ये सारी चीज़ें करें हम, बेसिकली रिक्लेमेशन भी करें, रेमेडिएशन भी करें, रिहैबिलिटेशन भी करें, रेस्टोरेशन भी करें। ये चारों चीज़ें जो हमने लिखी हैं, इन सब को मिला जुला कर हम लैंड को वापस से अपनी उसी कंडीशन में ले आए जिसमें वो थी, उसके डिग्रेडेशन को ख़त्म कर दें। इस प्रोसेस को मिटिगेशन कहते हैं। तो मिटिगेशन जो है इन चारों चीज़ों का ऊपर वाली कॉम्बिनेशन। ठीक है, थैंक यू, दैट्स इट। अब किसी के कुछ डाउट्स हैं तो मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ। Yes, earthworm, Suraj Kumar, earthworm is a decomposer in the ecosystem. Climax will always be lichens will always be available. Climax community के अंदर भी lichens available होंगे, ठीक है, क्योंकि lichens सिर्फ rocks पे नहीं होते हैं, ट्री के barks पे भी चिपके रहते हैं। जो ट्री की चट्टान के जो जनरेटेड होते हैं, वो ट्री की जो barks होती हैं उसके ऊपर भी होते हैं lichens। हाँ, coniferous oaks, ठीक है। What is a scrub? shrub होता है, shrub, scrub नहीं है। shrubs are small plants।
Scrubs are also small plants, shrubs and herbs. तो स्मॉल प्लांट्स जो होते हैं छोटे छोटे उनको shrubs बोला जाता है. स्टडी मटेरियल सेम है सिमरन, एसओएल और रेगुलर क्लास की बुक में ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है. थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है क्योंकि हर कॉलेज अपनी अपनी बुक बनाता है. तो आप कोई सी भी बुक यूज़ कर सकते हो. अगर आप किसी रेगुलर क्लास की बुक है तो वो भी यूज़ कर सकते हो, एसओएल का स्टडी मटेरियल भी यूज़ कर सकते हो. आई एम नॉट श्योर सृष्टि की अपलोडेड रिकॉर्डेड लेक्चर्स कब अपलोड होंगे, बट आई विल कंफर्म इट एंड टेल यू इन नेक्स्ट क्लास होपफुली. Yes, afforestation can be added in preservation and conservation strategies. Yes, afforestation इसी का एग्जांपल होगा. afforestation इसी के अंदर आ जाता है जो मैंने आपको टॉपिक बताए. इन टॉपिक्स के अंदर ही afforestation आ जाएगा. ठीक है, ये reclamation या rehabilitation के अंदर afforestation practices को हम rehabilitation के अंदर ले सकते हैं. Yes, you can leave if you're done. Diksha, sulfur cycle. Okay, I'll try to explain it again. तो सल्फर जो है बेसिकली मल्टीपल सोर्सेज से आ सकता है. वेदरिंग ऑफ रॉक से आ सकता है, मिल सकता है. सल्फर सल्फेट की फॉर्म में होता है, मोस्टली सल्फर सल्फेट की फॉर्म में होता है. ठीक है, तो वेदरिंग ऑफ रॉक से प्रोड्यूस हो सकता है, या एटमॉस्फेयर में जो सल्फर होता है उससे वो डिपॉजिट हो सकता है सल्फेट की फॉर्म में. ठीक है, और मिनरल्स के या फर्टिलाइजर्स जो हम ऐड करते हैं फील्ड्स के अंदर, क्रॉप लैंड्स के अंदर, उसकी वजह से भी आ सकता है. एलिमेंटल सल्फर भी और सल्फेट भी. ठीक है, अब ये जो सल्फेट है ये वापस एड्जॉर्ब हो सकता है मिनरल सल्फर के ऊपर, ऑर्गेनिक सल्फर में कन्वर्ट हो सकता है, या वापस मिनरलाइजेशन से फिर से सल्फेट में कन्वर्ट हो सकता है. रिड्यूस होके ये सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट हो सकता है. बैक्टीरियल रिडक्शन से भी वापस कन्वर्ट हो सकता है, और बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन से वापस से सल्फेट में कन्वर्ट हो सकता है. ठीक है, प्लांट्स इसे यूज़ कर सकते हैं, सल्फेट को यूज़ करते हैं प्लांट्स अपने प्रोटीन्स बनाने के लिए. ठीक है, और एटमॉस्फेरिक सल्फर को भी यूज़ कर सकते हैं प्लांट्स अपना सल्फर डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, या सल्फेट की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, और आज हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वॉलेटाइलाइज होकर वापस से कन्वर्ट हो सकता है, एटमॉस्फेरिक सल्फर की फॉर्म में जाएगा, जिसे प्लांट यूज़ कर सकते हैं वापस. तो आई होप दिस इज क्लियर. सल्फेट लीच करके, ये देखो ये ऑरेंज वाला जो बार बना हुआ है, सल्फेट लीच करके अंडरग्राउंड और ज़्यादा फॉर्म में भी जा सकता है, यानी कि वो मिनरल की फॉर्म में वापस से कन्वर्ट हो सकता है. अच्छा, थॉर्न एंड स्क्रब, सॉरी अक्षत, हाँ, थॉर्न एंड स्क्रब वही है जिस ऐसे प्लांट्स जिनके ऊपर छोटे छोटे से स्पाइंस होते हैं ना. जैसे रेगिस्तान के अंदर आप देखोगे छोटे छोटे से कांटे होते हैं प्लांट, कुछ प्लांट्स पे छोटे प्लांट्स होते हैं और उन पे छोटे छोटे से कांटे होते हैं, उन्हें स्क्रब्स बोला जाता है. परमाफ्रॉस्ट का मतलब होता है परमानेंटली फ्रोजन आइस. जैसे अंटार्कटिक और आर्कटिक के अंदर जो आइस है वो परमानेंटली फ्रोजन है बहुत सालों से, तो उसे परमाफ्रॉस्ट बोला जाता है. यस अक्षत, आई होप यू अंडरस्टूड. मैंने वो स्क्रब मिस कर दिया था गलती से. अक्षत, इज इट क्लियर नाउ? स्क्रब, थॉर्न्स मतलब कांटे वाले जो प्लांट्स हैं, और ऐसे स्क्रब्स बेसिकली ऐसे प्लांट्स जिनकी लीव पूरी लीव्स के ऊपर छोटे छोटे से स्पाइंस होते हैं. डेट्रीवोर्स उन्हें कहते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं. डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स को जो खाते हैं उन्हें डेट्रीवोर्स बोला जाता है. स्मॉल बैक्टीरियाज या फिर अर्थवॉर्म इज एग्जांपल ऑफ डेट्रीवोर.
Yes, snake can be a tertiary consumer. If there are no vultures, generally snake is considered a secondary consumer, but it can be a tertiary consumer as well. Sulfur and phosphorus cycles are not that important for your exam. Mainly